इस फिल्म की शुरुआत में हमें डेबी नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसे अपनी घर की सफाई करते हुए एक ओइजा बोर्ड मिलता है, जिसे देखते ही उसे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जिसे उसने अपने बचपन की फ्रेंड लेन के साथ मिलकर ओइजा बोर्ड को खेलना शुरू किया था। बचपन में डेबी ने अपने फ्रेंड लेन को बताया था कि ओइजा बोर्ड के जरिए हम स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस गेम को एंड करते समय हमें गुड बाय बोलना बहुत जरूरी है। जब वो बोर्ड को देख ही रही थी तो उसे लेन की कॉल आ गई। लेन से मिलने से पहले उसने ओइजा बोर्ड को जला दिया और खुद बाहर आ गई। लेन असल में उसका इंतजार कर रही थी कि वो दोनों मिलकर फुटबॉल मैच देखने के लिए जाएंगे, लेकिन डेबी ये कहते हुए मना कर देती है कि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं है और अब वो लोग आने ही वाले होंगे। मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, हम कल सुबह मिलेंगे। लेन उसकी बात मान जाती है। डेबी उसे गुड बाय कहकर वापस घर में चली जाती है। ये उसका डिनर टाइम था और वो आराम से अकेले ही डिनर कर रही थी, लेकिन अचानक से ही उसके बैकयार्ड का दरवाजा खुल गया। वो बिल्कुल भी नहीं घबराई और जाकर उसने चेक किया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। जैसे ही वो बैकयार्ड का दरवाजा बंद करके कंफ्यूज्ड किचन में आई तो स्टोव भी जल रहा था। हालांकि उसे याद है जब वो यहाँ से गई तब हर चीज बंद थी। अभी डेबी ने स्टोव बंद ही किया, उसे ऊपर से कोई आवाज आने लगी। जब उसने अपने रूम में जाकर चेक किया तो उसे अपने बेड पर वही ओइजा बोर्ड अच्छी हालत में दिखा जिसे वो पहले जला चुकी थी। चलते हुए उसके पैर से ओइजा बोर्ड की पैंट टकरा जाती है, जिसे वो उठा के उसके लेंस में देखती है। तब हमें उसकी आंख बिल्कुल सफेद दिखाई देती है, जिसका मतलब था कि उसे किसी ने पोजेस कर लिया है और वो अब एक नॉर्मल इंसान नहीं है। अब डेबी अपने रूम की फेरी लाइट्स उतार देती है और उसे अपने गर्दन के इर्द गिर्द बांध लेती है, जिसके बाद फर्स्ट फ्लोर से जंप करके खुद को फांसी देकर अपनी जान ले लेती है। सुबह होते ही हमें लेन को दिखाया जाता है, जिसे उसकी मम्मी ने शॉकिंग न्यूज दी थी कि उसकी फ्रेंड डेबी, जिससे वो रात ही मिलकर आई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। इसीलिए अब लेन के पेरेंट्स और डेबी के कुछ और फ्रेंड्स डेबी के पेरेंट्स के पास जाते हैं उनको हौसला देने के लिए। लेन बहुत ज्यादा परेशान होती है और वो डेबी की याद में डेबी के रूम में जाती है और तभी उसे ओइजा बोर्ड की पैंट दिखती है। तभी वहाँ डेबी की मदर आ जाती है और वो लेन को एक बॉक्स देती है जिसमें डेबी और लेन की बचपन की चीजें होती है, जिसे लेकर लेन घर आ जाती है। उसमें डेबी और लेन की कुछ पुरानी यादें थी, जैसे फोटोज, वीडियोस और फ्रेंडशिप बैंड्स। लेन पूरी रात ये सब देखकर डेबी को याद करती रही। अगले दिन लेन स्कूल जाकर अपने फ्रेंड से शेयर करती है कि डेबी के मरने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डेबी मरी नहीं और वो मेरे आसपास है। वो मुझसे कुछ कहना चाहती है और मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ। और बात करने का उनके पास एक ही रास्ता था और वो था ओइजा बोर्ड। तब लेन अपनी बहन सारा और फ्रेंड ग्रुप के साथ ओइजा बोर्ड ट्राई करने का सोचती है ताकि उसकी बात डेबी से हो सके। ये लोग इस गेम को डेबी के घर खेलने का सोचते हैं क्योंकि वहाँ पर डेबी के होने के चांसेस ज्यादा थे। लेन जाकर डेबी के रूम से ओइजा बोर्ड और प्लैनेट उठा लाती है। इसके बाद ये लोग ये गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब लोग अपनी फिंगर्स बोर्ड पर रख देते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ कोई है तो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाए। पहले तो कुछ नहीं होता, इसके बाद प्लैनेट यस पे मूव हो जाती है, यानी इसका मतलब यहाँ पर कोई था। इसके बाद प्लैनेट हाई फ्रेंड्स बनाती है, इसका मतलब यहाँ जो कोई भी था वो इन्हें हाई फ्रेंड्स कह रहा था। इसके बाद इन्होंने पूछा तुम कौन हो, जिसके जवाब में प्लैनेट डी पे मूव हो जाती है और ये लोग समझते हैं कि डेबी ही है। इसके बाद ये लोग उसे डेबी समझकर अपने दिल की बात करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि डेबी हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग उसे गुड बाय कह देते हैं और प्लैनेट भी वापस गुड बाय पर आ जाता है, यानी वो सोल भी इन्हें गुड बाय कह रही थी। जैसे ही गुड बाय होता है घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है और ये लोग हैरान हो जाते हैं कि एकदम से लाइट कैसे चली गई। अब लेन और उसके दो फ्रेंड्स मिलकर फ्लैशलाइट ऑन करके मेन स्विच चेक करने के लिए जाते हैं। लेन चलते हुए किचन के सामने से गुजर ही रही थी कि उसे स्टोव चलते हुए दिखाई दिया। अभी उसने स्टोव बंद ही किया, उसके सामने चलने वाला उसका दोस्त पीट जोर से चिल्लाया। जब सबने जाकर उसे पूछा कि तुमने क्यों चिल्लाया तो उसने कहा मैंने अभी मिरर में किसी का साया देखा और तभी मुझे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया और मेरा हाथ शीशे पे लगकर मैं जख्मी हो गया। ये वाकये से सब लोग बहुत डर गए और घर के बाहर आ गए और सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन इस दिन के बाद से सबके साथ कुछ न कुछ होना शुरू हो जाता है। जैसे इनका एक फ्रेंड ड्राइवर जो कहीं जा रहा था तो उसके सामने ट्रॉली आ गई और उसका एक्सीडेंट होते होते वो बच गया और फिर अचानक से उसके सामने हाई फ्रेंड्स लिखा हुआ आ गया। दूसरी तरफ इनकी एक और फ्रेंड इजाबेल जब अपने घर जाने लगी तो उसे अपनी कार पर हाई फ्रेंड्स लिखा हुआ दिखा, यहाँ तक कि पीट को भी अपने डेस्क पर हाई फ्रेंड्स लिखा हुआ दिखा।
और लेन को भी अपने लैपटॉप पर हाई फ्रेंड्स लिखा हुआ दिखाई दिया और सब अपनी अपनी जगह काफी परेशान हो गए। सुबह जब ये लोग कॉलेज में मिले तो अपने साथ होने वाले इंसिडेंट को एक दूसरे के साथ शेयर किया। ये लोग सोचते हैं कि डेबी इनसे कुछ कहना चाहती है और ये सब मिलकर फैसला करते हैं कि वो एक बार फिर से ओइजा बोर्ड गेम खेलेंगे ताकि ये जान सके कि डेबी इनसे क्या कहना चाहती है। ये डिसाइड करने के बाद ये लोग डेबी के घर जाते हैं और उसी डाइनिंग टेबल पर ओइजा बोर्ड सेट करके अपनी फिंगर्स रखकर बैठ जाते हैं। ये लोग पहला सवाल पूछते हैं कि अगर डेबी तुम हमारे साथ हो तो हमें कोई इशारा दो, और इनके ये कहने के बाद इनके सामने वाली चेयर मूव होती है। ये लोग बिल्कुल भी नहीं घबराए और इन्होंने पीछे ही सवाल किया, क्या तुम डेबी हो? जिस पर प्लैंचेट नो की तरफ आ जाती है। अब प्लैंचेट डी और सेट की तरफ मूव होती है, यानी ये जो भी स्पिरिट है उसका नाम डी और सेट से बन रहा था। इसके बाद प्लैंचेट तेजी से मूव होना शुरू हो जाती है और वो वर्ड बनता है कि रन, मदर इज कमिंग, यानी भागो, माँ आ रही है। इसके बाद ओइजा बोर्ड हवा में उड़ने लगता है और ये चारों वहाँ से भाग जाते हैं। लेन घर आ जाती है, वो डेबी के लिए बहुत परेशान होती है और वो दोबारा डेबी के वीडियोस देखने लगती है। और इन्हीं वीडियोस में से एक वीडियो में डेबी ने ओइजा बोर्ड के बारे में बताया था। ये ओइजा बोर्ड असल में डेबी का नहीं था, उसे तो इसी घर में से मिला था जो पुराने घर के ओनर्स का था, जो उसे एटिक में मिला था। ये देखकर लेन फैसला करती है कि वो डेबी की एटिक में जरूर जाएगी। असल में वो जानना चाहती थी कि डेबी के घर में जो सोल्स है उनका रिश्ता डेबी के घर के पुराने ओनर से तो नहीं। अगले दिन वो एटिक में चली जाती है और इस घर में रहने वाली पुरानी फैमिली की उसे काफी चीजें मिलती है और फोटोज भी। और यहीं से उसे ये भी पता चल जाता है कि इस घर में पहले जेंडर फैमिली रहा करती थी। इनके बारे में जब ये सर्च करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस फैमिली में 3 औरतें रहा करती थी, 2 बेटियां और एक माँ, जिसमें से एक का नाम डोरिस और दूसरी का पॉलिना था। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल नहीं था। छोटी बहन डोरिस जो घर से गायब हो चुकी थी और उसका कोई सुराग नहीं मिला, जबकि बड़ी बहन पॉलिना को अपने माँ के मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लिया गया और जब उसे रिहा कर दिया गया तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दिया था। अब लेन पॉलिना से मिलने का फैसला करती है ताकि वो जान सके कि उस घर में चल क्या रहा है। अब वो जाकर पॉलिना से मिलती है और उनसे पूछती है कि आखिर उस घर में चल क्या रहा है। तब पॉलिना अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना शुरू करती है और वो बताती है कि उसकी मदर स्पिरिचुअल रिचुअल्स किया करती थी, जिससे स्पिरिट से बात किया करती थी। पहले तो वो अपने हस्बैंड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बाद में इन्होंने इसे अपना बिजनेस बना लिया। उन्हें एक ऐसा जरिया चाहिए था जो स्पिरिट की आवाज़ें उन तक पहुंचा सके और वो डोरिस को यानी अपनी ही बेटी को स्पिरिट से कनेक्ट कर देती है। इसके बाद स्पिरिट्स डोरिस की आवाज़ लेकर बोला करती थी। पहले तो उसकी मदर को उन्होंने बहुत हेल्प की, बाद में लेकिन ये आवाज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। जब ये आवाज़ें उसकी माँ की बर्दाश्त से बाहर हो गए तो उसने डोरिस के होठ ही सील दिए ताकि वो कुछ बोले ना और उनका स्पिरिट से कनेक्शन टूट जाए। लेकिन उनके ऐसा करते ही वहाँ गलत चीजें होना शुरू हो गया। डोरिस गायब हो गई और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद पॉलिना लेन को बताती है कि तुमने वो ओइजा बोर्ड यूज किया है तो तुम्हारा और डोरिस का एक कनेक्शन बन गया है। हो सकता है कि तुम्हें उसकी बॉडी मिल जाए जो आज तक किसी को नहीं मिली। वो लेन को अपने घर के बेसमेंट के बारे में बताती है जो खुफिया था और आज तक किसी को नहीं पता था। पॉलिना को लगता था कि डोरिस की लाश वहाँ पर मिल सकती है। वो कहती है कि तुम वहाँ पर जाओ, डोरिस की लाश ढूंढो और उसके होठों को खोल दो। इसके बाद वो आजाद हो जाएगी और उसके साथ साथ तुम लोग भी इस सब चीजों से आजाद हो जाओगे। लेन घर आकर अपने दोस्तों को ये सारी बातें बताती है। वो लोग काफी डरे हुए थे और वो किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते थे। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि पॉलिना के कहे के मुताबिक वो लोग डोरिस की लाश को ढूंढ कर उसके होठ काट देंगे ताकि सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। अब लेन अपने दोस्तों को लेकर उस बेसमेंट की तरफ जाती है जो पॉलिना ने उनको बताया था। इस बेसमेंट में जाते ही सबके साथ अजीब होना शुरू हो जाता है। लेन को छोड़कर बाकी सब पर किसी ने हमला कर दिया और उन्हें बेहोश कर दिया। ये असल में डोरिस की मदर थी जिसकी मौत यहीं बेसमेंट में हुई थी। लेन उस औरत से बचते हुए उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर डोरिस की लाश थी और उसके होठ अभी भी सिले हुए थे। लेन ने जल्दी से उन होठों को काट दिया और उसने जैसे ही काटा उसकी मदर की सोल वहां से चली गई एक अपनी दुनिया में और वो आजाद हो गई। एक मुसीबत तो खत्म हो गई, लेकिन ये नहीं जानते थे कि एक मुसीबत खत्म करने पे इन्होंने दूसरी मुसीबत मोल ले ली है। डोरिस के होठ काटने की वजह से डोरिस के सोल को आवाज मिल चुकी थी। अब वो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। इस बात का अंदाजा इन्हें तब तो नहीं होता, पर दूसरे दिन पीट को डोरिस ने पोसेस करके उसके होठ सिल दिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसके सिले हुए थे। उसके बाद उसे मार डाला। अब जैसे ही लेन को इस बात का पता चलता है वो फौरन से पॉलिना के पास
पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। उसने जो जो बताया इन्होंने वही सब किया। इसके बाद भी इनके दोस्त की मौत कैसे हो सकती है, और डोरिस के होठ जिस तरह सिले हुए थे उस तरह इसके होठ क्यों सिले हुए थे। उसकी बात सुनकर पॉलिना पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हारे साथ एक खेल खेला था अपनी बहन को छुड़वाने के लिए। अब वो आज़ाद है और आ रही है तुम सबको मारने के लिए। अब लेन बहुत परेशान हो जाती है। वो पूरी तरीके से फंस चुकी थी पॉलिना के जाल में। वो अपनी बहन सारा को ये सारी बातें बताती है और दोनों मिलकर अपनी ग्रैंड माँ के पास इसका हल पूछने के लिए चले जाते हैं। अब वो अपनी ग्रैंड मदर को पूरी स्टोरी बताते हैं कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ और ये लोग पॉलिना के जाल में कैसे फंसते चले गए और इनकी जान खतरे में है। अब ये इस सब से कैसे निकले। ग्रैंड माँ बताते हैं कि अगर ओइजा बोर्ड और डोरिस का कनेक्शन है तो ओइजा बोर्ड और डोरिस की लाश को एक साथ जला देने से ये सारे कनेक्शंस खत्म हो जाएंगे और तुम लोग आज़ाद हो जाओगे। दोबारा ये सब खत्म करने के लिए सारा, लेन और ट्राइवर तीनों एक मिशन पर निकल जाते हैं। ये लोग जैसे ही बेसमेंट में पहुंचते हैं अपना काम करने के लिए, जैसा ग्रैंड माँ ने इनसे कहा था, लेकिन यहाँ जाते ही डोरिस ने ड्राइवर को पोजेस्ट करके उसे जान से मार डाला, जिसके बारे में पहले लेन और सारा को कुछ पता नहीं था क्योंकि वो ओइजा बोर्ड को लेकर नीचे जा रहे थे और नीचे जाकर वो फर्नेस जलाने लगते हैं ताकि वो डोरिस की बॉडी और ओइजा बोर्ड को एक साथ जला सके। लेकिन तभी पीछे से डोरिस आकर सारा को घसीटते हुए उस सीक्रेट कमरे में ले जाती है जहाँ डोरिस को मारा गया था। इससे पहले कि डोरिस सारा के होठ सीती और वो मर जाती, लेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो यहाँ बैठकर ओइजा गेम खेलना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसे पता था कि ये गेम खेलने के दौरान आसपास के सोल को इनके पास आना ही पड़ता है। उसका ये प्लान काम भी कर गया। उसके ये स्टार्ट करते ही डोरिस यहाँ पर आ जाती है, पर वो इस गेम को खत्म करना चाहती थी और इसीलिए वो ओइजा बोर्ड के प्लैनेट को गुड बाय की तरफ लाना चाहती थी। पर लेन अपनी पूरी ताकत लगाती है, लेकिन इंसानी ताकत शैतानी ताकत से कम होती है। पर तभी वहाँ पर उसका साथ देने के लिए उसकी दोस्त डेबी की सोल आ जाती है और दोनों जोड़ लगाते हैं कि प्लैनेट गुड बाय पर ना आए। जिस वक्त इनके बीच में प्लैनेट को लेकर लड़ाई चल रही थी, उसी वक्त सारा ने मौका देखकर डोरिस की डेड बॉडी को फर्नेस में फेंक दिया और उसी टाइम लेन ने भी ओइजा बोर्ड को उठाकर फर्नेस में फेंक दिया बिना गेम को खत्म किए। इनके ऐसा करते ही यानी ओइजा बोर्ड को और डोरिस की डेड बॉडी को एक साथ चलाते ही डोरिस की सोल भी इस दुनिया से चली जाती है। ये लोग अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इन्हें इस बात का दुख था कि इन्होंने अपने 3 दोस्तों को खो दिया। इसके बाद के सीन में हमें लेन को दिखाया जाता है जो अपने रूम में थी और उसे अपने रूम में प्लैनेट दिखाई देती है, जिसे उठाकर जब उसने उसकी लेंस से देखा तो उसकी आंख बिल्कुल इंसान की आंख की तरह दिख रही थी। इसका मतलब ये था कि अब सारी शैतानी चीजें खत्म हो चुकी है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।